हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आप सभी का टाइम विथ एजुकेशन 2.0 में मैं स्वागत करता हूं। हम लोग पर डे एक क्लास में 2 से 3 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख रहे थे केमिस्ट्री की तैयारी के लिए। तो आज हम लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स उठाए हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बिलियन चैप्टर जो है आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो 12th का सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें से आपका जो पहला बिलियन सॉल्यूशन चैप्टर है, दूसरा वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स। तो इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बिलियन का न्यूमेरिकल से एक ले रहे हैं परासरण दाब। परासरण दाब से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इसमें एक क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। इसके बाद आप बिलियन का अगर परासरण दाब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब क्या होगा। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन का परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो आपको सब पहली बात बता दें कि जैसे परासरण दाब से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले उसमें एक बिलियन स्थिरांक यानी कि बिलियन कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी जाके। और बिलियन कांस्टेंट जो है हम लोग आर मान लेते हैं। बिलियन कांस्टेंट जो आर होता है, आर का एक मान होता है 0.0821, इसकी यूनिट होती है लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। अगर हम इसको देखना चाहें तो इसकी यूनिट होती है लीटर वायुमंडल। वायुमंडल को हम लोग एटीएम लिख देते हैं, एटमॉस्फेयर। तो लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री और इसको कर लेते हैं प्रति मोल। सबसे पहली चीज है। तो एक कैलकुलेशन हम लोगों को देखनी है। तो पहली बात तो इसमें अगर बिलियन स्थिरांक का मान दिया जाए तो ठीक है। अगर मान लो बिलियन स्थिरांक का मान नहीं दिया जा रहा है क्वेश्चन में तो ठीक है। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, निश्चित वैल्यू होती है, इसका मान मुझे यही रखना होगा। पहली बात ये हो गई। अब एक काम करते हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर परसेंटेज ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज जैसा है, जैसे इसमें लिखा है कि 5% यूरिया, तो ये लिखा हुआ है आपका 5% यूरिया यानी कि यूरिया जो हो जाएगी ये 5 ग्राम हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जितने परसेंट दिया जाएगा वो उतने ग्राम ले लेते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है कि 5% यूरिया। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले लेते हैं कि यूरिया जो है, यूरिया क्या परसेंट दी गई है, तो ये यूरिया दी गई है, यूरिया ये 5% दी गई है। कितने परसेंट दी गई है, ये यूरिया जो दी गई है ये 5% दी गई है। तो यहां सबसे पहली लाइन हम लोग लिखेंगे यूरिया का भार, यहां पर लिखेंगे यूरिया का भार। अगर भार की बात करें तो भार जो होता है ये आपका लिया जाता है स्मॉल w से। तो यूरिया का भार देखें तो यूरिया का भार हो जाएगा जाके 5 ग्राम। कितने ग्राम हो जाएगा, 5 ग्राम यूरिया का भार हो जाएगा, क्योंकि ये 5% है। मैंने बताया कि जो जितने परसेंट दिया जाएगा वो उतने ही ग्राम होगा। अब एक काम करते हैं कि यूरिया का अणु भार और निकाल लेते हैं मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट अगर हम इसका निकालेंगे तो यहाँ इसका पहले फार्मूला लिखा जाएगा NH2CO NH2, यानी कि लिखेंगे NH2CO NH2 यूरिया का अणु भार, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। यूरिया का अणु भार, और अणु भार का सिंबल स्मॉल m होता है। कितना होता है, स्मॉल m। तो हम देख लेते हैं कि यूरिया का अणु भार कितना होता है। तो अणु भार के लिए मैं आपको एक दो चीजें बता दूं कि मोलिकुलर वेट जो निकलेगा इनमें परमाणुओं के जो परमाणु भार होते हैं, एटॉमिक वेट, उनको जोड़कर निकाला जाएगा। अब आपको मैं बता दूं जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है। तो अगर इसका हम लोग मोलिकुलर वेट देखें तो मैं आपको बता दूं कि एक नाइट्रोजन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 14 होता है। इसके बाद एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा। इसके बाद इसमें दे रखा है कार्बन, तो कार्बन का 12 हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। इसके बाद अगर नाइट्रोजन की बात करें तो फिर से 14 हो जाएगा, और फिर हाइड्रोजन है तो फिर से 2 हो जाएगा। तो इसका ये जो मोलिकुलर वेट है देखो इनके फिक्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1 होता है। इसके बाद अगर मैं
उन पे चर्चा कर लूँ जो इसमें मिलेंगे। जैसे कार्बन है तो कार्बन का 6 कार्बन 12 होता है, नाइट्रोजन का जो होता है वो 7n14 होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की तो 8 ऑक्सीजन 16 होता है। तो अगर हम लोग इसको काउंट करके जोड़ें तो इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो ये जोड़ने पर जब भी इस टोटल कैलकुलेट कर लो तो ये आपका एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखो 14 2 16 हो जाएगा, 16 12 28 हो जाएगा, 28 28 और 16 ये 44 हो जाएगा, 44 और ये आपका 14 हो जाएगा 58, 58 तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो यूरिया का हमने भार 5 ले लिया, अणु भार कितना ले लिया, 60। अच्छा ये हमें पता है ना भार 5 क्यों लिया गया है, क्योंकि यूरिया का परसेंट है 5% दी गई है। अब एक काम और कर लेते हैं कि यहां हमें आयतन, इस सवाल में आयतन की जरूरत और पड़ेगी। तो अगर आयतन की बात करें तो मैं आपको बता दूं ये केस है आयतन का, आयतन होता है V। अब ये बताओ इसमें आयतन तो कहीं दिया नहीं गया है, ना तो कहीं कहा गया है कि इसमें आयतन कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं, देखो एक बात तो पहले डायरेक्ट मैं बता दूं कि अगर परसेंटेज युक्त कोई ऑस्मोटिक प्रेशर का यानी कि परासरण दाब का न्यूमेरिकल है तो आप उसमें आयतन हमेशा 100 ml ही मानेंगे। अगर परसेंटेज का केस है आयतन नहीं है और परसेंटेज के केस में आयतन नहीं दिया जाएगा, अगर आयतन जो मानेंगे ये आयतन हम इसका 100 ml ही मानेंगे, क्योंकि यहां परसेंट लगा है और ये परसेंट का मतलब है ये जो बिलियन माना गया होगा ये बिलियन आपका माना गया होगा W/V केस का, यानी कि भार बटे आयतन केस का माना गया होगा। ठीक है, तो इसमें परसेंट लगा है इसलिए आयतन हम कितना करेंगे, 100 ml। लेकिन यहां हम 100 ml में रखेंगे नहीं, तो एक काम करेंगे हम लोग इसको लीटर में चेंज करते हैं। तो 100 बटे कितना कर देते हैं, 1000, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो हमने 100 बटे 1000 कर लिया तो ये आ गया 0.1 लीटर। तो आप एक चीज याद रखना, परसेंटेज के केस में अगर मुझे डायरेक्ट आयतन रखना होगा तो हम 0.1 लीटर रख सकते हैं। अगर जैसे मैं यहां कह देता कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5% यहां ग्लूकोज बोल देता तो प्रक्रिया वही रहती, मतलब सिर्फ भार और अणु भार बदल जाएगा, बाकी आयतन हम 0.1 लीटर ही रखेंगे। अच्छा इसके बाद देख लेते हैं, अब इसमें हमारे पास कितनी चीजें आ गई, 3 चीजें आ गई। स्मॉल w है, स्मॉल m है, v है। अब एक चीज और ले लेते हैं हम इसमें, टेम्परेचर ताप की अगर बात करें तो इस सवाल का अगर ताप देखें तो ताप T होता है। तो T जो दे रखा है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। लेकिन अगर परासरण दाब का कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर जो रखा जाएगा वो टेम्परेचर हमेशा रखा जाएगा केल्विन में। तो अगर इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 27 में हम लोग जोड़ देते हैं कितना, 273। अगर हम डिग्री टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 जोड़ देते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसकी एग्जैक्टली वैल्यू 273.15 होती है, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग 273 ऐड करते हैं। तो जब 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जाके आपका 300 केल्विन। कितना हो गया जाके, 300 केल्विन। अब हमने देखा कि हमारे पास कितने मान आ गए, इसमें 5 मान है, W है, M है, V है, T है और R। और मैंने आपको बता दिया है कि R का एक ऐसा केस, अगर R दे दिया जाए सवाल में तो ठीक है, अगर ना दिया जाए तो भी ठीक है, हम क्योंकि वैल्यू यही रखेंगे। अब इसके बाद तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, परासरण दाब। तो मैं आपको बता दूं कि परासरण दाब जो होता है हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है वो परासरण दाब निकालना है। तो परासरण दाब यानी कि P, और P बराबर फार्मूला होता PB = W/M RT। ये फार्मूला होता है बेटा परासरण दाब का। यहाँ P जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लो V को कहाँ कर देते हैं, नीचे। तो P = मिलेगा जाके WRT बटे M और V। अब हम लोग इसमें पूरे मान रख लेते हैं। तो देखो P बराबर क्या निकलने वाला है। अब एक काम करें, W का मान कितना है, 5, क्योंकि ये 5% था तो हमने 5 ले लिया तो 5 हो गया। R का मान हम लोग कितना रख लें, R का मान निश्चित होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। T का मान कितना है, T का मान बेटा 300 है। इसके बाद अगर देखें M का मान कितना है, 60 है, और V का मान कितना दे रखा है, 0.1 लीटर दे रखा है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसका इसके साथ गुणा कराएं। तो जब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो ये वैल्यू जो आएगी 300 का गुणा इसमें जब कराएंगे 0.821 में तो ये आएगा 24.63 आएगा। अगर बेटा 60 को गुणा 0.1 में कराएंगे तो 6 आएगा। अब एक काम करते हैं, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये पूरा इसका अगर मान लो इसका इसमें भाग दे देते हैं तो ये भाग देने पर कितना आएगा, ये भाग देने पर आएगा आपका 6 चौको 24, ये कितना हो गया जाके 4 हो गया जाके, 6 एकन 6 और फिर जाएगा नहीं 30, तो 6 पंचे 30। अगर इसका इसके साथ गुणा करते हैं तो ये 20 दशमलव आपका 50
20.5। अगर इस सवाल का हम लोग आंसर देखते हैं तो इस सवाल का जो आंसर आएगा 20.505 और ये एटमॉस्फियर में निकलेगा जाके। एटमॉस्फियर का मतलब है ये जो आएगा जाके ये वायुमंडल में निकलता है। किस में निकलता है? वायुमंडल में। वैसे ये 20.5 आप अप्रॉक्सी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर जो अगर हम रखेंगे तो आप 20.5 वायुमंडल रख सकते हैं। वायुमंडल का मतलब है एटमॉस्फियर में हम इसकी वैल्यू इतनी रख सकते हैं। ठीक, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई न्यूमेरिकल होगा हम ऐसे ही लगाएंगे। कभी यहाँ परसेंटेज, अच्छा कभी कभी सवाल में परसेंटेज ना देके सवालों में ग्राम में डायरेक्ट भार बोल दिया जाता है। तो अगर सवाल में मान लो ग्राम में डायरेक्ट है तो ठीक है, परसेंटेज नहीं। अगर मान लो परसेंटेज नहीं होगा, मान लेते हैं कि सवाल में परसेंटेज नहीं है, जैसे यूरिया का मान लो 3 ग्राम भार दे दिया जाता, तो फिर आयतन निश्चित है कि दिया जाएगा। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है तो उसमें जो आयतन है, आयतन निश्चित है कि वो दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे इसमें हम पराशर दाब का कोई भी क्वेश्चन जो है, तो पराशर दाब का कोई क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बेटा, अगर हम पराशर दाब, अब जैसे मान लो इसके बाद बिलियन चैप्टर्स में क्वेश्चंस आते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट के आएंगे। ठीक बेटा, तो एलिवेशन कांस्टेंट हो गए, नॉर्मलिटी, मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है बेटा, तो हमने बता दिया कि अगर कोई भी पराशर दाब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है हम लोग उसको ऐसे लगाएंगे। ठीक बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।